बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 18 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। हालिया कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं उन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जब ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं ना तो बहुत सारे लोग मैं क्यों बुलाती हूँ किसी को, सवाल ये है कि हम क्यों डिसाइड करते हैं कि हमने फ़लाँ गेस्ट को बुलाना है। अब लोग आके रील्स भेज के अगर मुझे कहते हैं ये हैं आपकी माहिर नफ्सियात जिनके अपने इतने मसले हैं, जो अभी आपके शो में आके ये कह के गई थी कि जी उनका मसला हल है, वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो अपने शौहर के कपड़े इस्त्री करती हैं, वो अपने शौहर के काम करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, सास का बहुत ख्याल रखती हैं, उन्होंने तो खुला। कल मेरे पास ऐसा एक मैसेज आया तो मैं बड़ा हैरान रह गई क्योंकि डॉक्टर नबीहा से ख़ुद भी हमारा एक दोस्ती का और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। तो मैंने एकदम से परेशान हुई, मेरी प्रोड्यूसर साहिबा से रब्ता हुआ, मैंने कहा चलें जी हम इस मामले को ज़रूर डिस्कस करते हैं और लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात, भाई आप हमारे मसाइल के हल के लिए जिनको बुलाते हैं कि जी उनके मसाइल ही नहीं हल हो रहे। ज़िंदगी है, हर किसी के साथ इशूज़ चलते हैं, बट उन इशूज़ को अच्छे तरीके से निपटाना बहुत मैटर करता है। किसी की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि मसाइल का सबब बन रहा है तो फिर उसका कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए। खैर, डॉक्टर नबीहा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबीहा। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? करम अल्लाह की ज़ात का। अब मुझे आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मतलब क्यों इतना इंटरेस्ट हो सकता है? नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले चल रहे हो, तो शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई मसले चल रहे हो। हर किसी के घर में खुशियाँ भी हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, बट लोग जब ये कहते हैं ना कि भाई उनके तो अपने मसले हल नहीं होते, फिर बुलाना पड़ जाता है। सही। क्या हुआ ऐसा? लास्ट सिटिंग में तो आप मुझे बड़ी सेटिस्फाइड और खुश नज़र आई थी। अच्छा देखिए, मैंने ना चीज़ों को हाईलाइट करना छोड़ दिया था। मैं क्योंकि अपना घर बसाना चाह रही थी और मैं हमेशा हर जगह जाकर यही कहती थी कि हाँ जी सब ठीक है, और बाकायदा मुझसे ये कहलवाया जाता था क्योंकि मेरे साथ जो है वो अपने हालात बेहतर करने का पीछे मकसद यही था कि हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं लोगों के सामने ना आ जाए या हमारी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना आ जाए, तो इसको हम अपनी बातों में और अपनी चीज़ों में और अपने में जो है वो इसके साथ साथ रहकर इसको उलझाए रखूं। लेकिन साथ साथ बदतमीज़ियाँ चल रही थी। अच्छा। और ये जो एक क्रेडिबिलिटी को गंदा करना और मुझे डिग्रेड करना, आपके नाम को? जी मेरे नाम को। अच्छा। ये सब चीज़ें चल रही थी और ये बैक हैंड पे भी चल रही थी। कुछ लोगों ने भी मुझसे जो है वो बात की कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके बारे में जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लगता नहीं है कि वो आपके साथ जो है वो खुश हैं या कोई ऐसा मामला है। मैंने कहा नहीं, हम तो ठीक हैं, हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती रही, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको भी यही कहा कि हाँ जी बिल्कुल सब ठीक जा रहा है। मैंने हमेशा अपनी बात की है कि मैं उनकी खिदमत करती रही, मैंने उनके लिए अच्छा किया, मैंने एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश की, मैंने हर तरह से इसको अकोमोडेट किया। देखिए, मुझ जैसा बंदा जिसकी 15 साल का करियर है और इस 15 साल के करियर में मेरी तो लोगों के साथ कोई लड़ाइयाँ नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, वरना मैं इस फील्ड में 15 साल कैसे निकाल पाती? कभी कोई कंट्रोवर्सी या कोई चीज़ें नहीं हुई। ये शादी के बाद से मेरी कंट्रोवर्सीज शुरू हुई और फिर इतनी जो है वो हाईलाइट हो गई कि लोगों ने मुझे गलत समझना शुरू कर दिया। हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये है कि जब कोई औरत अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है ना, मैं अपनी प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस नहीं करती थी कि मुझे खुद से इन लोगों से कोई इंसाफ चाहिए था। मैं अपनी प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस करती हूँ या ओपनली इसलिए बात करती हूँ कि मेरा मसला मेरी कई बहनों का मसला है। मेरे मसले से रिलेटेड जो है वो कई ख़वातीन जो है वो इस वक्त मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फेस कर रही हैं। मेरे साथ होने वाला ये मामला कि अगर मुझ जैसी बंदी के साथ कि जो इतनी ब्लंट है, इतनी बहादुर है, सब कुछ है और मैं बोल भी सकती हूँ, मेरे पास ये हौसला भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अगर मुझ जैसी बंदी के साथ ये सलूक इस तरह के लोग कर सकते हैं। हुआ ऐसा क्या जुल्म हो गया कि खुला की नौबत आ गई? ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप आपने ले लिया ना, बिल्कुल एंड। जी, मैंने ये स्टेप बहुत तकलीफ़ के बाद लिया है। आप ये समझ लें कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बस अपनी बहुत ही तज़लील बर्दाश्त की है। मुझे गालियाँ भी पड़ती थी, जैसे ही मैं ये कहती थी कि हर वक्त तुम फ़ोन में लगे रहते हो, 24 घंटे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल में रहता है। देखिए, एक बंदा है, वो अपना काम भी करता है, चीज़ें भी करता है, लेकिन इस शख्स का मामूल का, रोज़ाना का जो है वो ये मामूल था कि इसकी आँख मोबाइल फ़ोन पे खुलती थी। ना इसने कोई सलाम दुआ लेनी है, ना इसने उठना है, ना इसने पहले जो है वो जाके कोई नाश्ते की बात करनी है। सीधा जो है वो इसने अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढना है कि मेरा फ़ोन किधर है।
और व्हाट्सएप मैं समझती थी कि चलें रूटीन है जी, फ़ोन है। अब वो फ़ोन के साथ रेगुलर 1 घंटा जो है वो इसका फ़ोन के साथ बेड पे ही गुजरता था। और मैं ये कहती थी कि आपने नाश्ता नहीं करना, आप उठ जाएं, थोड़ा सा जो है वो फ्रेश हो जाएं, हम थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी जो है वो कर लेना, क्योंकि काम शाम तो कोई करता नहीं था। तो ज़ाहिर है उसका ये सोशल मीडिया का ही काम था कि उठे और वीडियोस बना ली और उसको पोस्ट कर दिया। तो और मुझे ये बताया गया था कि जी मैं कोई मेरा बिज़नेस है और मैं काम करता हूँ और मैंने जाना होता है, और फिर उसके बाद मेरे पर ही इल्ज़ाम आयद कर दिया कि जी मैं जाने नहीं देती। ऐसी कौन सी बीवी होगी जो ये चाहेगी कि शौहर 24 घंटे जो है वो घर में बैठा रहे, जब किसी बंदे ने खुद ही नहीं हिलना, बंदा खुद ही निकट्टू है। अब मुझसे उठ के मुझे कह के कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जाकर अपने घर बैठ जाए और वहाँ जाके नेट बंद कर दे, कॉल बंद कर दे, तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं वहाँ पर जो है वो परेशान होती रहती थी। फिर कहीं जाके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी जो है वो मतलब रेगुलर इस तरह का टाइम जो चलता था, उसके बाद फ़ोन ऑन होता था और मुझे कह दिया जाता था कि नेट नहीं चल रहा था, ये मसला आ गया था, मैं फ़लाँ जो है वो चला गया था। आपने कहा मोबाइल फ़ोन का सुबह उठते इस्तेमाल, तो क्या आपको शक था कि दूसरी ख़वातीन के साथ ताल्लुकात हैं? नहीं, मुझे शक नहीं था, मुझे यकीन है, शक नहीं था मुझे। ये शक तो आप इसको शक का नाम दे रही हैं, और वो भी दूसरी तरफ से भी आप शक जानती भी थी कि जी किसके मैं साथ? जानती भी थी। आप पहुंची क्यों नहीं उस खातून के पास? मैं कैसे पहुंचती, कुछ एक खातून तो उसके घर के अंदर ही बैठी है, मैं कैसे पहुंचती, मुझे बताएं ना। कि मैं अब बस घर के तंग आ अंदर चुकी कौन थी, खातून? जो भी है, मैं अब इस वक्त जो है वो तंग आ चुकी थी। मैं बहुत प्यार से समझा चुकी थी, मैंने बहुत दफ़ा बारहा समझाया कि बाज आ जाएं और हमारी अपनी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसको हमें अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। नहीं तुम मुझ पे शक करती हो, नहीं तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हो। असल में जो बंदा अपनी गलती को तस्लीम नहीं ना करता और उल्टा दूसरे बंदे पर जो है वो ब्लेम गेम करता है, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने वाले मियाँ बीवी बहुत कम है। मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने वाले थर्ड पर्सन होते हैं। एक तो इसके घर वालों का इंटरफेरेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा था। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता था, जो भी स्टेप लिया जाता था, या इसने जो भी मुझसे बात करनी है या मेरे साथ कैसे चलना है, ये तय इसके वालिदैन करते थे। अच्छा। ये खुद तय नहीं करता था, इसको खुद नहीं पता था कि इसने क्या करना है। वालिदैन कहते थे कि हाँ इतने घंटे उसके साथ रहना है तो वो मेरे साथ उतने घंटे ही रहना है, उसके बाद उसने कोई ना कोई बहाना करके जो है वो निकल जाना है। शुरू में जब ये ज़ाहिर है मैं इनके घर गई हूँ, 2 महीने इन्होंने मुझे मुश्किल से वहाँ रहने दिया है और वहाँ पे मेरा जीना मुहाल कर दिया कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती, आप अपने घर क्यों नहीं जाती, आप अपने घर जाएं। मैं सोचती थी कि मुझे घर क्यों भेजते रहते हैं, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो मुझे पता चल गया तो इनकी कोई तौहीन हो जाएगी। सास तो मेरी जो है वो घर में टिकती नहीं थी, वो तो अक्सर जो है वो बाहर रहती थी कि मैं जा रही हूँ ज़रा मुझे काम है। अब उन्हें क्या ज़रूरी काम था ये मुझे नहीं पता। सोशल वर्कर है? नहीं कोई सोशल वर्कर नहीं, वो तो घरेलू खातून थी। तो फिर कहाँ जाती थी? मुझे नहीं पता, तो वो उनका एक बहन अपना, भाइयों से मुलाकात करिए, वो जहाँ भी जाती होंगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं अच्छा। जानती ना, मुझे जो इसके बारे में अंदाज़ा है। लेकिन मैं जब से उनके घर में गई थी मैंने तो 2 महीने यही उनकी घर रूटीन रहते हुए देखी तो है। पता चल जाता है ना। हाँ कि यही उनकी रूटीन थी। वो अक्सर अपने कभी कहती थी, अब रेगुलर उनकी रूटीन वाइज एक ही जुमला था कि मैं कपड़े सही करवाने जा रही हूँ, कपड़े स्टिच करवाने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ। तो वो इतने कपड़े तो होते भी नहीं बंदे के पास कि हर वक्त स्टिच होते रहें। लेकिन चलें, वो जहाँ पे भी जाती थी अल्लाह उनका भला करें कि उन्होंने ये रिश्ता तुड़वाना था, वो उन्होंने तुड़वाया। काला जादू किया? बस वो जो भी करती हैं, वो जो भी करती हैं उनको पता है, या उनका अल्लाह के साथ जो है वो वाकई मामला ऐसा है, कुछ किया? अल्लाह के साथ मामला है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ कि किसी ने क्या किया है, मुझे क्या पता। मैंने अपने आंखों से जितना देखा है मैं उतनी बात करती हूँ। वो बढ़ाइयाँ बहुत करती हैं, ये कहता है कि मेरे माँ बाप अल्लाह वाले हैं जी, 24 घंटे वो नमाज कुरान जो है पढ़ते हैं। नमाज कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह से खौफ रखने वाला बंदा तो माफ़ करता है। अगर मैंने फ़िज़ा अली के शो में जाके अपनी तकलीफ़ बयान की थी और फ़िज़ा ने उस वक्त मेरे लिए आवाज़ बुलंद की थी, तो पूरी कौम ने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी, पूरी कौम ने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी कि अपने घर की बातें ले आई। लेकिन ससुराल वालों को किसी ने गंदा नहीं कहा, उस शौहर को किसी ने गंदा नहीं कहा जिसने मेरी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी। लेकिन मैं फिर भी इस रिश्ते को इसलिए निभा रही थी कि नहीं, मैं अगर इस रिश्ते को नहीं निभाऊंगी तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, शायद इसके बिहेवियर में कुछ तब्दीली आ जाए। देखिए, मैं एक बिहेवियर के हवाले से बात करती हूँ, बिहेवियर मेरे लिए बहुत काउंट करता है। मेरा बिहेवियर इसने इतना तब्दील करवा दिया था, मुझे इतना जो है वो गुस्सा आना और बदतमीज़ी पर जो है वो बात आ गई थी कि ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ख़वातीन से अपनी मर्ज़ी से बात करता था, रातों को 2-2 बजे जो है वो औरतों की जो है वो कॉल्स आ रही हैं,
मैसेजेस पर जो है वो लगा हुआ है, मेरे 12 मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आता था। अब नहीं बाज आता था तो कहता था अब सबूत लेके आओ। भाई सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या सबूत लेके आऊँ? मैं तुम्हारी हर वक्त की वीडियो बनाऊँ, मैं तुम्हारी हर वक्त की जो है वो स्क्रीनशॉट रखूँ? तुम मेरे शौहर हो, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती थी। मैं आंखों से देख ही सकती थी ना कि तुम क्या कर रहे हो। अब मैंने इसको यहाँ तक कहा कि देखें, अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है ना तो आप उसके साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं है। इज्जत के साथ इस रिलेशनशिप को जो है वो ख़त्म कर दो, लेकिन ये मेरे साथ दोगलापन ना करो। आपने मेरे साथ शादी की थी, इस कमिटमेंट पे की थी कि आप मेरा साथ देंगे। मैंने ना आपकी कोई जायदाद देखी, जो कि जायदाद आपके पास है भी कोई नहीं, ना मैंने आपका कोई कारोबार देखा, जो कि आपका कारोबार कोई था भी नहीं, ना मैंने आपकी कोई जो है वो बिहेवियर के हवाले से बात देखी। जब आप किसी के लिए अजनबी होते हैं ना तो लोग इज्जत ही करते हैं। मैं आपसे 2-3 घंटे के लिए मिलती हूँ, मैं आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन जब आप मेरे साथ घर में रहना शुरू करेंगी तो आपको मेरी अच्छाई या बुराई के बारे में जो है वो अंदाजा होगा। इसीलिए मुझे भी इनके घर जाके अंदाजा हुआ कि घर के अंदर के लोगों के बिहेवियर कैसे हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ की तस्दीक करना चाहें ना कि इनके बिहेवियर कितने ख़तरनाक हैं, तो मेरे पास ऑडियोज़ भी हैं जिसमें इन्होंने मेरे साथ, ये अपने बेटे को अपने पास ही रखते थे। ये बिल्कुल झूठ बोलता है कि मैं इसको वालदैन के पास नहीं जाने देती थी, ये अपने वालदैन के पास ही ज़्यादा वक्त गुजारता था। हाँ, हम रोज़ाना जो है वो वॉक करने जाते थे, वॉक का हमारा टाइम था। वो जो ये बैठकर जो है वो बात करता है कि जी हम सोसाइटी में जो है वो एक फूड स्ट्रीट है, वहाँ तक जाते थे, तो हम वहाँ तक वॉक करते थे और डेली थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ के और फिर वहाँ से चले जाते थे। वहाँ भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता था। अब देखिए, वॉक पे भी एक बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, घर में सोते उठते भी, जागते भी, लेटते भी, सोने से पहले भी अपनी साइड टेबल पे रख के सो रहा है। मैं क्या करती थी, चुप करके ना, जैसे कितनी देर का ये रिलेशनशिप है? जो थोड़ी देर जैसे ही जो है वो इसके ये इधर उधर होता था ना, या इसकी आंख लगती थी, तो मैं वो मोबाइल फ़ोन उठा के ना चार्जिंग पे लगा देती थी। और इसने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अपनी तरफ लगा के जो है वो सोती थी। मैं अपनी तरफ कोई मोबाइल लगा के नहीं सोती थी। मोबाइल फ़ोन इसके सिराने पे होता था और एक फ़ोन इसके तकिए के नीचे होता था। और अक्सर जब मैं सो जाती थी तो मुझे ऐसे, मतलब ज़ाहिर है बीवियों को पता चल ही जाता है, ऐसी मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, या मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब बैठकर जो है वो सारी बातों से मुकर गया कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मेरे ख़ानदान वाले बहुत शरीफ हैं। आप लोग अगर इतने शरीफ होते ना तो आप किसी बहन बेटी का जहेज़ उठा के घर से बाहर ना फेंकते। आपका सामान घर से बाहर फेंक दिया? जी, मेरा सामान घर से बाहर फेंका गया, मुझे घर से निकाला गया। मैंने जब फ़ैज़ा अली के शो में जाकर ये बात की कि इन्होंने मुझे निकाला है, तब मुझे इन्होंने कहा था कि हम कत्ल कर देंगे, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। मेरा शौहर मेरा ऐसा दुश्मन बना हुआ था कि किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल जाऊँ, और पीछे जितनी सियासत थी वो इसकी भाभी की थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूँ। वो उसने मेरे बेटे को नहीं आने दिया उस घर में। 3 महीने 2 महीने में अपने, क्या लेना देना है? जाहिर बात है उसके अपने बच्चे होंगे, भाभी पहले से उस घर में रह रही है ना, उसका लेना देना है। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी जब है। कोई किसी से एहसास कमतरी में मुब्तला होता है ना, तो उसका कोई हसद में मुब्तला होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होती। वो बंदा खुद ही फिर उस बंदे को जो है ना वो साइड पे करने की कोशिश करता है। मेरा घर इसकी जो भाभी ने तोड़ा है, मेरा घर इसकी माँ ने तोड़ा है। इन दोनों की इंटरफेरेंस, फिर इसकी बहन की इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये ख़वातीन में ही ज़्यादा उठता बैठता था। इसकी हरकत व सकनात और बातें भी ख़वातीन वाली थी। और मुझे ये चीज़ होती थी कि एक मर्द को मर्द होना चाहिए, एक मर्द को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ना कि अम्मी को कॉल कर रहा है, कभी अब्बू को कॉल कर रहा है, कभी जो है वो बहन को उससे बात कर रहा है। अच्छा अब ये हो गया, मुझे बताओ मैं इसको क्या क्या कहूँ, मैं इसके साथ क्या करूँ, सलूक करूँ। 2-3 दफ़ा तो मैंने खुद सुना। बाई टेरेस में जाके अपने घर वालों से बात कभी मेरे सामने नहीं करता था। अपने घर वालों से जितनी बात होती थी वो बाई टेरेस पे जाके इसने करनी होती थी, और वो मुसलसल इससे राब्ते में थे। एक तो वो डेली कॉल्स भी करते थे, दूसरा डेली इसको अपने घर भी बुलाते थे। और फिर हर तीसरे चौथे दिन जो है वो इनके फैमिली इवेंट्स भी चल रहे होते थे। ये मुझसे बहाने करके निकलता था कि आज हमारा फैमिली इवेंट है, मैंने जाना है, और फिर 4-6 घंटे के लिए गायब। तो फैमिली इवेंट पे आप क्यों नहीं जाती थी? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके हम इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फैमिली इवेंट्स, आप फैमिली का बड़ा अहम मेंबर थी, तो फैमिली इवेंट्स से आप क्यों दूर थी? मेरी जब शादी हुई तो मुझे शादी के 2 महीने बाद घर से निकाल दिया फ़ैज़ा अली के शो के हवाले से। उसके बाद मेरा सामान फेंका बाहर, और मेरे भाई को बार बार कॉल्स जाती रहीं। मेरे पास उन कॉल्स का रिकॉर्ड भी है कि अपना सामान उठाओ। और इसके कॉल इसके वालिद साहब करते रहे, और ये अपने वालिद साहब के साथ घर में बैठा हुआ था उन दिनों में। ये मेरे पास नहीं था, ये वहाँ बैठा रहा।
कभी कभी 15-15, 20-20 दिन भी ये अपने घर पर जो है बैठा रहा, लड़ाई इतनी लंबी चलती रही, लेकिन मैं उसे कभी मीडिया पे लेके नहीं आई। मैंने कभी लोगों को नहीं बताया। ईदें, 2 ईद गुजरी है, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद, दोनों ईद पर ये बंदा मेरे साथ मौजूद नहीं था, ये अपनी फैमिली के साथ ईद मनाता रहा, ये वहाँ पर जो है वो रहा, इसने मुझे अकेले छोड़ा रखा। मैंने उस पर भी कोई बात नहीं की, मैं वो बात भी सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आई कि मैं क्या छोटी छोटी बातों को जो है सोशल मीडिया पर डिस्कस करूं। इसने दोनों ईदें जो है वो अपने वालिदैन के साथ मनाई। मैं इसको कहती रही कि मेरी शादी के बाद तुम्हारे साथ पहली ईद है, ये मेरा हक बनता है कि तुम मेरे साथ रहो, उनके साथ तुमने 32 साल गुजारे हैं, अब ये ईद में तो मुझे टाइम दे दो। नहीं जी, मैंने अपने वालिदैन के साथ ईद मनानी है। अच्छा, आप अपने वालिदैन के साथ ईद मनाएं, 2-4 घंटे की ईद मना के बाकी आप मेरे पास आ जाएं। नहीं, मैं तो रात को आऊँगा, मैंने तो सारा दिन जो है वो अपने वालिदैन के साथ गुजारना है और मैं शाम को आऊँगा। और जब मैं इनके घर में रहती थी ना, तो ना ये अपने अम्मी अबू को पूछता था, ना अम्मी अबू इसको पूछते थे। लेकिन जैसे ही जो है वो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, वैसे ही इसकी जो तवज्जो और इसकी जो अपीयरेंस है वो अपने वालिदैन की तरफ ज़्यादा बढ़ गई। और इसने बहाने करने शुरू कर दिए कि मैंने अपने जो है वो वालिदैन के पास जाना है। और मुझे ये टेंशन होती थी कि वालिदैन की तो इसको पहले इतनी फिक्र नहीं थी, ये मसला चल क्या रहा है। मुझे बाद में समझ आई कि भाभी ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, उसका पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। ये अपने वालिदैन से भी ज़्यादा जो है वो जिस औरत के कहने पे चलता है, वो इसके घर में मौजूद वो औरत है जो इसको वरगला रही है और जो इसको जो है वो इसकी शादी तोड़ने का बाइस बन रही है। उसके बच्चे पालने, उसकी खिदमतें करनी, भाभी की जी, ये मेरी शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसका अपना शौहर तो सारा दिन बाहर रहता है, वो तो इतना ज़्यादा जो वो टाइम नहीं दे पाता, वो डॉक्टर है, उसका अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे शौहर के पास काम कोई नहीं, वो घर पर रहता है, तो वो बच्चे देखता है उसके, वो उसकी बीवी के सारे मसले मसाइल जो है वो हल करता है। छोटे छोटे मसले जो एक शौहर को बीवी के हल करने चाहिए, वो मेरा शौहर अपनी भाभी के जो है वो हल करता है। अब जब इतना इनका क्लोज रिलेशनशिप था या चीज़ें थी, या वो भाभी की इतनी बात मानता था और भाभी इतना जो है वो कमांड रखती थी उस आदमी पे, तो इसने शादी क्यों की। बारहा मेरे शौहर ने मुझसे इजहार किया कि मैंने शादी नहीं करनी थी, तो नहीं करनी थी तो फिर क्यों की। आपकी पसंद की शादी हुई? मेरी पसंद की शादी आप इसको कह लें, जाहिर है इसके घर वाले भी बीच में बैठे हैं, मेरे घर वाले भी बीच में बैठे हैं। पसंद कोई हम ऐसा कोई हमारा अफेयर तो चल नहीं रहा था, और ना ही जो है वो मैं इसके साथ प्रोफेशनली जो है वो चल रही थी। मैं इसकी कुछ आदतों से वाकिफ़ थी बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे वो आदतें पसंद नहीं थी, जैसे खुद पसंदी, खुद सरी, और अपनी डिसीजंस जो हैं वो फौरी तौर पर दूसरे पे मुसल्लत करना, बदतमीज़ी करना, ये चीज़ें मैं पहले से वाकिफ़ थी इन चीज़ों से। लेकिन मैं ये समझती थी कि इसने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ पूरा मुखलिस होकर चलूँगा, और ये मेरी मतलब जिस तरह से इसने जो है वो अपनी लैंग्वेज रखनी मेरे साथ, ये हर उस शख्स के साथ बहुत बेहतरीन है जो इसको थोड़ी देर के लिए जानता है। आपने कहा शादी के तीसरे दिन से गालियों का सिलसिला शुरू हो गया जी, तो अब तक कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? 8 महीने हो गए। तो 8 महीने आपने कैसे बर्दाश्त किया? बस करती रही, लोगों के लिए बर्दाश्त करती रही, अपने घर वालों के लिए बर्दाश्त करती रही। लड़ाई होती रही, फिर सुलह हो जाती थी, फिर लड़ाई होती थी, फिर सुलह हो जाती थी। कोई बीच में पड़ता था, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार, और जो है वो पैचअप करवा देते थे, घर बसाओ, कोई बात नहीं, ये तो हर ख़ानदान में होती हैं, हर चीज़ों में होती हैं। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि मेरी तज़लील हो रही है, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि मेरी इज़्ज़त नफ्स को ये बंदा ठेस पहुंचा रहा है। वो जो आपका शौहर दावा कर रहा है कि कोई शौहर जिंदगी में ऐसा नहीं होगा जो हर रोज रात को अपनी बीवी को खाने पे लेके जा रहा है। नहीं, खाने पे लेके नहीं जा रहा, ये खाने पे लेके नहीं जा रहा। मैं मैंने कहा हम बच्चे वॉक को पे जाते अपने थे, बेडरूम में सुला रहा हूँ। नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ ये जो गर्मियों का सीज़न आया ना, ये सिर्फ वो कोई 10 दिन जो है वो मेरे कमरे में, वो भी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जो मेरे कमरे में सोया है। इसको तो वैसे ही मेरी परवाह नहीं होती थी, इसे मेरे बच्चे से कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो मोबाइल फ़ोन पे सुबह 6 बजे तक लगा रहता है। सुबह 6 बजे तक इसकी तवज्जो तो बीवी की तरफ होती ही नहीं थी, ये तो सुबह 6 बजे तक मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है। तो जो बंदा मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, उसकी कमरे में 2 लोग हों, 3 लोग हों, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे, इसको हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता था कि इसका पता नहीं फ़िज़िकल रिलेशनशिप किसी और से है या क्या मामला है, कि जब भी हक़ ज़ौजियत की बात आई, जब भी कोई और मामला आए, तो इसने जो है वो बहाने, हीले वसीले करने शुरू कर दिए। मेरे पे ही जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो शुरू करना शुरू कर दी। और ये जब कोई अपने हकूक़ पूरे ही नहीं कर रहा, ज़ाहिर है एक औरत का हक़ है अपने शौहर पर कि वो उसको इज़्ज़त दे। ये मेरा हक़ बनता था कि ये मुझे इज़्ज़त दे, इसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, ये मेरी बेइज़्ज़ती करता रहा, मैं बर्दाश्त करती रही। इसका हक़ था कि मेरा नान नफ़का, जो मेरी कपड़े हैं, जो मेरा रिहाइश है, वो मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी थी।
मगर वो भी मैं खुद करती रही। आपको कभी कोई खर्चा वगैरह नहीं? मुझे कोई कभी कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया, मेरी कोई पॉकेट मनी नहीं थी, मैं खुद खर्चा करती थी। मैं जो कमाती थी उसमें से 50% जो है वो ये रख लेता था कि जी आपके पैसों में? जी, मेरे पैसों में से, कि मैंने काम दिलवाया है, ये मेरी वजह से काम आया है, और इसकी वजह से काम नहीं भी आता था। इवन मेरा एक पॉडकास्ट जिसके मैंने पैसे लिए वो मतलब मुख्तलिफ पॉडकास्ट है, मुख्तलिफ जो है वो प्रमोशनल चीज़ें जो है वो मुझे मिलती रहती हैं, उसके जो पैसे आते थे ये अपने बाप का अकाउंट नंबर जो है वो दे देता था, उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेता था पैसे, कि अब्बू से हम बाद में ले लेंगे। तो मैं कहती थी कि ठीक है, वो मेरे ससुर है, मेरे अब्बू की जगह है, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे उनसे। लेकिन वो क्या करते थे कि उन्होंने एक नया जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो उनके अकाउंट में पड़े हुए थे, और बाद में इसको कह दिया कि वो पैसे तो मैंने लगा दिए हैं। इसने मुझे आके कहा कि वो तो अब्बू ने इस्तेमाल कर लिए, चलो कोई बात नहीं, हम और कमा लेंगे। अच्छा, मैं उस पर भी चुप कर गई कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, 5-6 लाख रुपया था अकाउंट में पड़ा हुआ था, हड़प कर गया। नहीं, इसने जो है वो मेरी जो है वो मुझे वापस किया। मैं इस पर भी खामोशी इख्तियार की। जिस किस्म की ये गालियां बकता है ना, इस बात के गवाह इसके वो करीबी दोस्त भी हैं जिनको ये खुद सरी से गालियां निकालता रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको छोड़ के ही चले गए, इसके मुखालिफों में वो आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये बंदा जो है वो किरदार का तो जो ठीक है या नहीं है, ये बिहेवियर का बहुत गंदा बंदा है। इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है और इसे ये लैंग्वेज अपनी माँ की तरफ से तोहफे में मिली है। इसकी माँ की लैंग्वेज बहुत गंदी है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुना देती हूँ आपको कि कैसी लैंग्वेज बोलती हैं। हम तुझे गाड़ देंगे, हम तेरी ऐसी की तैसी फेर देंगे, तू हमारे घर के बारे में बात करेगी, हम तेरे 2 टुकड़े कर देंगे, हम खोकर हैं, हम बंदा मार देते हैं। मुझे मारना, हम बेटा कह रहा है हम बच्चा उठा लेंगे, तू अपने बच्चे को बचा हमसे। आपको धमकियां दी? जी, मुझे धमकियां, मैं ये कर दूंगा। और वहां बैठ के लोगों के सामने इतना अच्छा बन रहा है, इतना सोफेस्टिकेटेड बन रहा है कि मैं तो इसके बच्चे, मेरे बच्चे का आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक 1 रुपया मेरे बच्चे पे खर्च नहीं किया। मेरे बच्चे की कोई लायबिलिटी इसके ऊपर नहीं थी। मेरे बच्चे को सिर्फ ये करता था कि हाथ पकड़ के भी नहीं, कभी ज़िंदगी में उसको सीने से नहीं लगाया इस आदमी ने। सिर्फ जो है वो वॉक पे जब हम जाते थे तो बच्चे को साथ ले जाता था, और दी वॉक पर जो है वो कोई अगर उसने चीज़ खानी है तो वो कहता था लाओ पैसे दो, बच्चे ने जो है वो ये खाना है, लाओ पैसे दो, ये उसको पेमेंट करो। कहता था मैं तो, मेरे पे पैसा खर्च करती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता रहूँगा, मेरे पे पैसा नहीं खर्च करोगी तो मैं भाग जाऊँगा। मैं तो भाई पैसे की वजह से जो है वो रहता हूँ लोगों के साथ, मैं नहीं इसके अलावा किसी के साथ रहता। लालची लोग, मुझसे हर वक्त डिमांड, ये दो, वो दो, इतने पैसे दो, तुम्हारे पास कितने पैसे रखे हैं निकालो, अब मैंने पेट्रोल के पैसे जो है वो दो, अब मैंने जो है वो अपने रेस्टोरेंट जाना है उसके पैसे दो। भाई तुमने रेस्टोरेंट जाना है, तुम 4-5 महीने रेस्टोरेंट जाते रहे हो, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें 1 रुपया 1 टका नहीं दिया, और ऊपर से जो मेरे पैसे थे वो भी तेरे बाप के अकाउंट में जो है वो जा रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को हया नहीं आती? और बैठकर कितनी आसानी के साथ कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं इसको सब कुछ प्रोवाइड करता था, मैं बहुत अच्छा था। खुद इसने इजहार किया हर जगह कि मैं बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझ पर प्रेशर ये था कि अगर तूने घर बसाना है ना तो तूने मेरी बेइज्जती नहीं करनी कहीं जाके, एक जगह पे मैंने वरना मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। कि आपके शौहर ये कह रहे थे कि इसके 2-3 महीने पहले की अपीयरेंस देख ले, अब देख लें। हाँ जी, देख लें, क्या देख लें, कितना डिफरेंस आया है। पहले किस तरह की थी, अब किस तरह कैसी की थी मैं पहले। आप तो ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, तो मेरे पे तो रुपया नहीं लगाया, ने निखार दिया कि मतलब हाँ जी, वो फिर वो यही समझ रहे होंगे उनकी क्या कौन सी मोहब्बत थी जो एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे दे दी। तो इनर सेटिस्फैक्शन, देखिए एक शौहर जब साथ होता है ना, उसका सहारा साथ होता है, उसका नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं शायद उस नाम के साथ अटैच होकर जब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, मैं ये एहसास करने लगी थी कि एक सहारा मुझे मिल गया है, तो मैंने तो सहारे के लिए शादी की थी, मैंने तो इससे दौलत के लिए शादी नहीं की। मैंने तो इसके पास ना शोहरत थी, ना दौलत थी, ना इसके पास कोई कैपेसिटी थी, ना इसके पास कोई, क्या था इसके पास, घर भी अपना नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि रेंट के घर पे रहते हैं। अच्छा, तो इतने झूठ जब मुझसे बोले और मेरे सामने ये सब आए तो मैं हर जगह झूठी हो गई, मेरी कोई बात सच्ची नहीं है। और मेरी आवाम पर जो है वो शाबाश है कि जो लोग उसको बैठे ये कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहा है। अच्छा, वो ठीक कह रहा है, आप लोग इस वजह से ठीक है कि आप ये कहते हैं कि डॉक्टर नबिहा ये कहती है कि अगर मर्द गालियाँ देता है तो डॉक्टर नबिहा आप गालियाँ खाओ। हाँ, डॉक्टर नबिहा ने गालियाँ खाई हैं। अगर डॉक्टर नबिहा ने, मैं आज भी अपने हर जुमले पे कायम हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि शौहर का जुल्म सहकर भी घर बसाओ, तो मैंने शौहर का जुल्म सहकर भी घर बसाया है मैंने। लेकिन मैंने ये भी कहा है, मेरे वो क्लिप्स भी निकालें जिसमें मैंने ये कहा है कि शौहर का बेजा तशद्दुद
और अगर किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाए और आप जहनी तौर पे मफलूज होना शुरू हो जाएं, तो आप अपनी जहनी सेहत को अहमियत दें और आप जो है उस शख्स से किनारा अख्तियार कर लें। मेरे ये वीडियोस भी निकाल के चलाएं। आपको मारा भी? मुझे मारा। शादी के तीसरे दिन ही एक लड़की का रात को 2 बजे कॉल आती है, कहता है जी मेरी ये कज़न है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो फ़ोन कर रही थी। मुसलसल वो लड़की फ़ोन कर रही है, फातिमा नामी, और उसकी वजह से कि जी ये फ़ोन कर रही है तो तूने ये क्यों पूछा कि ये कौन है? तेरा कोई इख्तियार नहीं है कि तू ये पूछे कि ये कौन है। ख़बरदार जो मेरे फ़ोन को जो है वो देखा, ख़बरदार जो मुझे कोई भी कॉल कर सकता है, मुझे कोई भी लड़की कॉल करेगी। मैंने कहा इस तरह नहीं चलेगा। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ ना कि शौहर जो है वो जब बीवी पर हाथ उठाता है तो उसकी बदतमीज़ी की वजह से उठाता है, तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। मैंने तो यही कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, इससे आगे तो मैंने बदतमीज़ी की भी नहीं। उसने मुझे जानवरों की तरह मारा और इसकी माँ ये तमाशा देख रही थी, वहाँ से उठ के आई है कमरे से और बेटे को ले जाके अपने साथ जो है वो लिटा लिया है कमरे में, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया, उसे ये नहीं बताया कि तूने बीवी पे हाथ उठाया, चलो उससे माजरत कर लो, चलो उसे प्यार करो, उसे आराम से जो है वो बिठाओ, उसे पानी शानी पिलाओ। इन लोगों ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। उस वक्त मैं उस कर्ब की हालत में थी, मैं तड़प रही थी, रो रही थी और मेरे यहाँ पर जो है वो निशान पड़े हुए थे। ये मैंने सुबह उठ के देखा कि मुझे नील पड़े हुए हैं। यकीन करें मुझे इतना भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ दर्द हो रहा था। इसने मुझे जूतों से मारा, ठुड्डों से मारा, मुक्कों से मारा। इतना बदतमीज़ आदमी है। मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, इसके साथ रह के देख लें। ये आदमी अना परस्त है, बेसिकली खुद पसंद आदमी है, इसको अपनी ज़ात से मोहब्बत है। वो कहता है मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। तो जब तू किसी से मोहब्बत ही नहीं करता तो फिर आज तू झूठे दावे मोहब्बत के बैठ के टेलीविज़न पे लोगों के इंटरव्यू पे क्यों कर रहा है? इसे मुझसे फेम चाहिए था, इसे व्यूज़ चाहिए थे। ये व्यूज़ की गेम के लिए सारा प्रोपेगेंडा था, कुछ भी नहीं था। यानी आपसे शादी की वजह भी शोहरत जी, थी? शादी की वजह भी शोहरत थी। और इसे ये लगता था कि मैं इसे गाड़ी ले दूंगी, इसे ये लगता था कि हम बहुत जल्द जो है वो, मैं फेमस हूँ तो मुझे प्रमोशंस मिलती रहती हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है वो घर बना लेंगे, तो इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाऊंगा। और दूसरी तरफ जो है वो अपनी जो भी जिनसे भी चक्कर चुक्कर चल रहे हैं, जो भी मामला थे इसके, उन्हें यकीन दिलाया हुआ होगा कि ये सब चीज़ें बटोर के मैंने इसको साइड पे कर देना है। इवन वालदैन भी जो है कहते थे, वालदैन ने कई दफ़ा लड़ाई में मुझे धमकी पता क्या लगाई इसके बाप ने, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा? हमारा बेटा हमारे कंट्रोल में है। माँ कहती थी तुझे क्या लगता है कि तू घर बसा लेगी? तो फिर मेरा बेटा मेरे हाथ में है। जब शुरू से ही माँ बाप ये बातें करो तो रिश्ता कहाँ से बसा? अब ये बातें तो देखे ना मेरे साथ हुई, ये अवाम को तो नहीं पता, मैंने छुपाई। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तो डॉक्टर नबिहा, गलत फैसला हुआ आपसे? जी, मुझसे गलत फैसला हुआ। ओवरऑल आपने इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त की, मार बर्दाश्त की, और मुझे ये डिसीजन जो खुला का है, आपके चेहरे से मुझे कभी नहीं लगा कि आप मार बर्दाश्त करती रही। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मुझे शायद अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिस हालत में मैं यहाँ आपके सामने बैठी हुई हूँ, मेरा घर टूटा है। इस हालत में अगर कोई और औरत होती तो वो रो रो कर, तड़प तड़प कर अपने कमरे से बाहर ही ना निकलती। जब किसी औरत का घर टूटता है ना, ये उसके लिए बहुत बड़ी अजियत की बात होती है। लेकिन ये डॉक्टर नबीहा अली खान ही है जो इतनी बहादुरी से जो है वो लोगों को फेस भी कर रही है, लोगों के सवालों का जवाब भी दे रही है और लोगों को ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि जब तुम्हारी बहन बेटियां आकर तुम्हें ये बताएं ना कि ससुराल वाले जो है वो जुल्म कर रहे हैं, जहनी टॉर्चर से काम शुरू होता है। जहनी टॉर्चर के कोई ख़ास मखसूस जो है वो पॉइंट्स नहीं होते कि जी 4 दिन बाद टॉर्चर किया, 5 दिन बाद टॉर्चर किया। ये टॉर्चर आपको किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे किया जा सकता है। और ये टॉर्चर मेरे साथ जो है वो चल रहा था। इसी टॉर्चर से जो है वो मुझे वहाँ से भगाया गया। मैं वहाँ से जो है वो इस अपनी जान बचा के निकली हूँ। अच्छा, मुझे बारहा कत्ल करने की धमकियाँ, मैं तुझे कत्ल कर दूँ। मुझे कत्ल क्यों करेगा? मतलब मैंने इसका हमेशा साथ दिया, मैंने इसके साथ मोहब्बत की, मैं इसके साथ मुखलिस होकर खड़ी रही। इसका नाम बनाने में मेरा हाथ है, इसको लोगों के सामने लाने में मेरा हाथ है। ये खुद कुछ भी नहीं था, इसे कोई नहीं जानता था। इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इसके साथ दिन रात मेहनत की, अंपायर खड़ा किया। लेकिन मुझे मौला अली का वो कॉल याद आता है कि जिस पे एहसान करो, जिसके साथ नेकी करो, उसके शर से बचो। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 100% यकीन था कि जिस तरह मैंने पहले लोगों के साथ अच्छाई की और वो मेरे ख़िलाफ़ बैठकर बोलते रहे, इसी तरह ये शख्स भी एक दिन मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा। मुझे पक्का यकीन था और मुझे अंदाज़ा था इस सब चीज़ों का कि इस बंदे ने मुझसे शोहरत के लिए शादी कर ली है। मुझे निकाह वाले दिन ही पता चल गया था कि मेरी जो ये कश्ती है इसमें छेद है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी।
लेकिन मैं खामोशी से, खुशी से, मैं देखें जब आप पर एक तबाही आ जाए ना और एक गम आ जाए, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे हंस के गुजार रहे हैं या रो के गुजार रहे हैं। मैंने उसे हंस के गुजार लिया, लोगों ने देखा कि बड़ी खुश है, इसको तो कोई गम ही नहीं है। लेकिन फिर शादी के 2 महीने बाद जो है वो कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर उसके बाद कई दफ़ा लड़ाई हुई जो मीडिया पर नहीं आई, सोशल मीडिया पर नहीं आई। ये 15-15 दिन तक अपने घर में बैठा रहता था। इसको सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने घर पे रहना है। क्यों? मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। 32 साल तक याद नहीं आया कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है या मैंने अपने माँ बाप के साथ रहना है। आज बैठ के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। माँ बाप की खिदमत होती क्या है? एक शख्स जो कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं क्या है, खिदमत थी? सिर्फ पास बैठ के खिदमत। जी, पास बैठ कर इसने मोबाइल फ़ोन चलाने थे और पास बैठ के जो है वो अम्मी को यकीन दिलाना था कि अम्मी मैं घर में बैठा हूँ। बात ये थी कि भाभी के ऑर्डर्स नहीं थे कि घर से निकलना है। बात ये थी कि भाभी ने इतना कंट्रोल किया हुआ था कि वो ये चाहती थी कि ये घर में ही बैठा रहे। बात ये थी असल, और यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो हकीकत बयान कर रही हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। ये हकीकत बताएगा, इसमें इतना दम है कि ये आकर जो है वो सच्चाई को बोल सके। मुझ में दम है कि मैं सच्चाई बोल रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ, एक बीवी के जो हकूक होते हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। कभी पूरे नहीं हुए। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे कभी नहीं लगा। मैं इसके साथ दोस्तों की तरह चलती रही। मैंने कहा शायद मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कोई बात नहीं, हम वीडियोस बनाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। लेकिन हमेशा एक खला रही। हमेशा मुझे ये महसूस होता रहा कि ये बंदा ना मेरी तरफ प्यार से देखता है, ना ये बंदा मेरे से प्यार से बात करता है, ना ये बंदा मेरी तरफ इंटरेस्टेड है। इसको मुझसे प्रोफेशनल जो है वो लिंक है। अच्छा। उठे, मोबाइल फ़ोन पे रहा, 1 घंटा मोबाइल फ़ोन चलाया, उसके बाद मेरी वीडियो बना दो, और मैं खड़े होकर जी वीडियो बना रही हूँ। 3-4 वीडियो बनाई, उसके बाद अच्छा मैं वीडियो एडिट कर लूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये मेरी तरफ देखे, मुझे बताए कि हमारा प्लान क्या है, हम नाश्ता कर लें इकट्ठे बैठ के, हम कुछ खा लें इकट्ठे बैठ के। नहीं, 3-4 घंटे गुजर जाते थे इसी में। फिर वीडियो एडिट करने बैठ जाता था। वो वीडियो एडिट करके जब वो लगाता था, 4-6 घंटे गुजरते थे। उसके बाद कहता था, अब फिर कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी, फिर कॉल्स पर बिजी हो जाता था। अब मुसलसल जो है वो कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। अब्बू की कॉल आ गई है, मैं ज़रा उधर जाके सुन लूँ। अम्मी की कॉल आ गई है, मैं ज़रा उधर जाके सुन लूँ। मुसलसल अम्मी अब्बू चीज़ें, राब्ते, बहन ने ये कह दिया, उनको खाने के लिए चाहिए, उनको फलाने के लिए चाहिए, उधर से ऑर्डर कर दिया, ये कर दिया, ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जी मैं फिर ये देख रही होती थी मेरा टाइम। चलो अब फिर जब जैसे 6 बजे के बाद 7 बजते थे, चले वॉक पे। अब मुझे खुशी होती थी कि मेरा टाइम है, अब ये मेरे लिए जो है वो मेरा टाइम। उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन हाथ में है, सीढ़ियाँ से उतर रहा है मोबाइल। मैं कहती थी इतना फ़ोन पे, यार तुम मुझे हर वक्त जो है वो जहनी टॉर्चर करती हो यार, मुझे मोबाइल फ़ोन से जो है वो हर वक्त मना करती रहती है, क्या मसला है तुम्हें? आराम से चलो, मैंने तुम्हें अपना नाम दे दिया ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना काफ़ी है। तुम्हारा एक बेटा है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे चोचले ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा मैंने शादी तुमसे इसलिए नहीं की थी, मैंने तवज्जो के लिए शादी की है, मोहब्बत के लिए शादी की है, साथ के लिए शादी की है। लेकिन तुम्हारा साथ किसी और के साथ है तो तुम जाओ उसके पास, मेरे पास क्या कर रहे हो? मुझे क्यों जो है वो तुम इस्तेमाल कर रहे हो? सीधी तरह चलो वॉक पे। अच्छा जी वॉक कर रहे हैं, खुद आगे आगे चल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पाक पढ़ के कहती हूँ, इस शख्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखना होता था कि मेरी बीवी कितना दूर मुझसे जो है वो चल रही है या कितना दूर रह गई है, ये आगे आगे भाग रहा होता था। और वो आगे आगे क्यों भागता था कि साथ साथ फ़ोन पर जो है वो मैसेजेस चल रहे होते थे। अब मुझे बताएं, मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त करके एक एक चीज़ कैसे अवाम के सामने रखती कि मैं इस कर्ब और इस अजियत से गुजर रही हूँ, क्या मैंने सही फैसला नहीं किया? एक बंदा मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि जिसे अपनी गलती का एहसास ना हो और जो ये ना समझ पाए कि मैं कहाँ गलत हूँ और मेरी वजह से किसको क्या अजियत या तकलीफ पहुँच रही है, और वो बंदा हर जगह खुद को सही साबित करने पे लगाओ, ये शख्स में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। हक महर लिखवाया आपने? हक महर मुझसे कहा गया था कि 5 लाख लिखूंगा, और जब तक हम निकाह तक गाड़ी से उतर के और वहाँ तक पहुँचे हैं मौलाना साहब के घर तक, तब तक 5 लाख ही मुझे पता था कि नहीं हक महर लिखा जाना है। कुर्सी पे उधर सोफे पे बैठे हैं, बाप ने कान में कहा है कि 1 लाख देना है। कहता है ठीक है। मौलाना साहब ने कहा जी हक महर, कहता है 1 लाख रुपया लिख दें। मैं ऐसे करके इसकी तरफ, मैंने उस टाइम देखा है, शायद कहीं किसी वीडियो में कैप्चर हुआ हो कि मुझसे तो कुछ और बात की थी, 1 लाख। पहले मैं वहाँ कुछ बोलने लगी हूँ, फिर मैंने कहा आवाम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि ये अब यहाँ पे हक महर पे जंग शुरू हो गई है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कौन सा इसे छोड़ना है या इसने कौन सा मुझे छोड़ना है, कोई नहीं, पैसों की क्या बात है, कमा लेंगे पैसे। मैंने कहा 5 लाख हो या 1 लाख हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
चले 1 लाख रुपया ही सही है, 1 लाख रुपया लिख दिया, लेकिन 1 लाख रुपया भी मुझे अदा नहीं किया गया। तलाक के नोटिस पर, अच्छा देखें, अंदाज़ा लगाएं, शार्पनेस और चालाकी का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अभी खुला दायर किया है, नोटिस अभी पहुंचा नहीं है घर तक। सिर्फ नोटिस मैंने सोशल मीडिया पर भी नहीं लगाया, सिर्फ साइन करते हुए एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो पे ये भी नहीं लिखा कि खुला की वीडियो है या किसकी वीडियो है, सिर्फ वीडियो लगाई है। उस वीडियो के फौरन बाद इसने तलाक का नोटिस तैयार करवा लिया। अच्छा, ये मेरे साथ कंपटीशन में है। ये कहता है ये करेगी तो मैं ये करूंगा, ये मुझ पर ये इल्जाम लगाएगी, मैं इससे डबल इल्जाम लगाऊंगा, ये करेगी तो मैं इसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ गंदी करूंगा। तो कभी भी ना हो। यस, क्योंकि ये फिर बात आप जब किसी की इज्जत का ख्याल रख रहे ना, तो फिर मोहब्बत कहीं भी नहीं थी, सिर्फ एक लालच था जो पूरा नहीं हुआ। मैं उस लालच को समझ गई कि ये बंदा मेरे साथ क्यों चल रहा है। यानी रिश्ता इसलिए कायम किया कि फेम मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, और बस फिर हम डॉक्टर साहिबा को खुड्डे लाइन लगाएंगे। हाँ जी, वो पहले भी लगाना था। और दूसरी बात ये कि अब ये कहीं और तैयारी कर रहे थे इसकी दूसरी शादी करने की। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये जो सारा प्रोपेगेंडा हुआ है ना, और मैंने ये जो खुला की तरफ मैं गई हूँ, ये दूसरी शादी करने की इसकी तैयारी कर रहे थे। लड़की वालों को इन्होंने पटा लिया था, उनसे जहेज, घर, मकान सब कुछ इनको मिल रहा था वहाँ से, और गाड़ी भी मिल रही थी। ये किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करेगा, आपको पता है। ऐसी लड़की जिसके पास पैसा, टका, धेला कुछ ना हो, ये पहले भी लड़कियों के पैसे खाता रहा है। तो मतलब ऐसी क्या चीज है कि कोई इतनी अमीर लड़की आके शादी कर लेगी? ब्रेक ले ले। नहीं, इसीलिए इसकी सच्चाई बताई है मैंने कि लोगों को पता चले कि अपनी बहन बेटियां देते हुए 100 दफा सोचें कि ऐसे लोगों को नहीं देनी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ये फिर आपका आखिरी डिसीजन है कि आप खुला की तरफ जा रही हैं? अगर कोई बीच में आके सुलह सफाई कराने की कोशिश करता है, अब कोई गुंजाइश है? हमारी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी ज़िंदगी से इसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल और गैर इखलाकी इस्तेमाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बार बार सबूत मांगे जा रही हैं। सबूत क्या? इस चीज़ के क्या सबूत होते हैं? मैं सबूत हूँ, मैं खुद सबूत हूँ, मैं बीवी हूँ। अगर किसी ने किसी की क्रेडिबिलिटी पता करनी है तो उसकी माँ से जाके, उसके भाई से जाके, उसकी बहन से जाके, उसके रिश्तेदारों से जाके नहीं पूछना। क्रेडिबिलिटी अगर किसी मर्द की पता करनी है तो उसकी बीवी से पूछें, वो आपको हकीकत बताएगी कि बंदा क्या है। कभी भी आपको बंदे की क्रेडिबिलिटी, उसके घर वाले जो तो हमेशा ही कहेंगे हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, दोस्त कहेंगे हमारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। अभी भी ये जिन लोगों को जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, वो लोग हैं जो इसके चमचे हैं, चमचागीर हैं इसके, जिनको ये पैसे पे करता है। और पैसे कहाँ से पे करता है? वो भी मेरी प्रमोशन से जो पैसे आए वो इकट्ठे किए हुए अपने जो है वो अकाउंट में, जो मैंने इसको वीडियोस बना के दी वो डॉलर्स इकट्ठे किए हुए इसने जो है वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। बाप भी जो है वो लालची, जिन लोगों के साथ बिजनेस जो है वो शुरू किया उनको भी तंग करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये बिजनेस, अब ये लोग जो है ना बड़े पैमाने पे लोगों के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि हम और लोगों को चूना लगाएं, लोगों से पैसे बटोरें, ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करके ना हमें पैसा दे दें और हम पे ट्रस्ट करके हमारे दरमियान में जो है वो बैठ जाएं। लेकिन मैंने ये सच्चाई बताई इसलिए कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और मैंने इसकी मैं इज्जत रखती रही, छुपाती रही, इसकी मैंने बात कहीं पर भी नहीं की। लेकिन मैं अब खुल के सामने इसलिए आई हूँ, मेरे घर वाले अभी भी मुझे जो मना कर रहे हैं, बस कर जो, छोड़ दो, ना करो बात, ना जो है वो ऐसे करो, वो तुम पर ज़्यादा कीचड़ उछालेगा। मेरे पे जितनी कीचड़ उछालनी है उछाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ मैंने अपनी कब्र में जाना है। अगर मैं इस पर इल्ज़ामात लगा रही हूँगी तो अल्लाह ने मुझसे मेरा हिसाब लेना है, आखिरत में मैंने इसका फ़ैसला देना है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कोई औरत अपना घर जो है वो ऐसे नहीं तोड़ती। मेरी तजलील हुई, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, झूठ बोला गया, धोखा मिला, फ्रॉड किया गया। ये लोग एतबार के काबिल नहीं हैं। जो लोग इनके करीबी लोग हैं, जो इनके डसे हुए हैं, वो इस हक़ की गवाही देंगे कि डॉक्टर नबीहा सही कह रही है, चाहे वो बेशक 10 लोग ही हों। लेकिन जो डसे हुए ये चुन के लोगों को डसते हैं। जो लोग इनके खिलाफ बोल नहीं सकते, बाद में ये तड़ियाँ लगाते हैं, बाद में ये उन्हें तड़ियाँ लगाते हैं कि हमारी सच्चाई अगर लोगों के सामने लेकर आए ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो इनके साथ लोग कर रहे हैं, ये कहीं पर भी टिक नहीं पाए। हर वक्त अपने जो है वो घर भी तब्दील करते रहते हैं। अच्छा, इलाके में, मोहल्ले में, इनके पिछले जाके जो है वो इलाके में जो है वो लोगों से भी जो है वो जाके पूछ लें, कोई जूलर्स, कोई और लोग, वो इनको बताएंगे कि ये क्या। शादी से पहले कोई छानबीन करने की कोशिश नहीं की, कोई फैमिली के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? अच्छा देखिए, बात है, इतना बड़ा डिसीजन था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इन लोगों को बहुत
अच्छा समझती थी कि भाई जैसे लोग इनको अच्छा समझते हैं ना, ऐसे मैं भी समझती थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ड्राइंग रूम में बैठती थी जाके, चाय आ जानी, खाना आ जाना, ये लोगों को घेरते हैं खिला के। अच्छा। इनका ये जो है वो ख़ानदानी आप पेशा कह लें, जब भी इनके घर जाएंगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ला के सामने रख देंगे कि जी हम बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन उसके बाद जो ये उस इंसान के साथ सलूक करते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक है। सांप कहते हैं ना अपनी जिल्द तब्दील भी कर ले तो सांप ही रहता है, ये वो लोग हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ तब जानी जब मैं इनके घर के अंदर गई। बेसिकली इसकी जो वालदा है ना वो बहुत नेगेटिव अप्रोच की खातून है, वो बहुत नेगेटिव सोच रखती है। कभी बहू वाला बेटी वाला प्यार नहीं, कभी नहीं। मैंने उसकी खिदमतें भी की उस औरत की, सीधी बात है, मेरे दिल में उस औरत के लिए अब कोई इज्जत नहीं है। मैं उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, मैं दुनिया के सामने कह रही हूँ कि मैं नहीं करती इज्जत। मैं उसकी इज्जत नहीं करती, उसने मेरा घर तोड़ा है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मैं क़यामत के दिन इसके वालिदैन का गिरबान पकड़ूंगी। मैं क़यामत के दिन हर उस शख्स को जो है वो उसका गिरबान पकड़ूंगी जिसने मेरी खुशियों को तबाह किया है, जिसने मेरे घर तोड़ा है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक गंदे आदमी से जान छूट गई है, एक ऐसे झूठे आदमी से जान छूट गई है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, जिसकी इज्जत बनाने में मेरा ही हाथ था। मैंने ही ये गलती की कि मैं उसको मीडिया पर लेकर आई, मैंने उसको मीडिया पे इतनी अप्रोच दी। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को अनफॉलो करें। अगर इसे अप्रोच नहीं चाहिए, अगर इसे जो है वो शोहरत नहीं चाहिए तो बंद कर दे अपने अकाउंट। अपने अकाउंट क्यों चला रहा है? क्योंकि इसे शोहरत ही चाहिए थी, इसे व्यूज़ ही चाहिए थे। ये सब मेरे दिए हुए हैं, जाओ मैंने ये भी खैरात में दिए तुम्हें। मैं तो खैरात ही बांट बांट के जो है वो यहाँ तक पहुँची हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हूँ। इसको भी दे दिया सब कुछ, जाए अब इसने जाके जिस और किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो उसकी भी कर दे। जो लोगों को शौक़ है अगर अपनी बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाने का तो ज़रूर इनके घर में जो है वो रिश्ता दें, ताकि आपको पता चले कि अगर डॉक्टर नबीहा अली खान जैसी बंदी को ये जलील कर सकते हैं तो ये कैसे लोगों को जलील करते हैं। डॉक्टर नबीहा, जितनी देर आप रिलेशनशिप में रहीं, कभी कोई तोहफा, कभी कोई ऐसा गिफ्ट? कुछ नहीं, मैं ही तोहफा देती रही, मैं ही पैसे खर्च करती रही, मैं ही इसकी बर्थडे अरेंज करती रही। मेरी एक दो दफ़ा इसने बर्थडे अरेंज की थी, लेकिन वो भी दूसरों के पैसों से, यानी प्रमोशन। अच्छा। मुझे अगर कहीं खाना खिलाने के लिए भी लेके जाना है तो वो भी प्रमोशन। अच्छा। ये जो खाना खिलाने की बार बार बातें करता है ना, अपनी जेब से कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया, मेरे बेटे पे 1 रुपया नहीं लगाया, तो ये कहाँ से पैसे लगाएगा? किधर है इसके पास पैसे? दिखाए मुझे। बीवी पे तो कभी खर्चा नहीं किया, बीवी को तो कभी जो एक शौहर के हकूक थे वो तो पूरे किए ही नहीं। जब तूने हकूक ज़ौजियत ही अदा नहीं किए तो तू कैसे कह सकता है कि बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ? और अब बैठकर कह रहा है कि जी बच्चा पैदा करने के लिए इनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें जो है वो इतनी खुलेआम, बीवी का जो हक होता है आपको वो भी कभी नहीं दिया? वो भी नहीं देता था, वो भी ज़बरदस्ती, या जो है वो इसको जो है वो क्या मैं कहूँ अब यहाँ क्या जुमला बोलूँ, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का आदमी था जिसके बाहर जो है वो गैर अखलाकी जो है वो ताल्लुकात, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे जब ये आता था अपने घर से। नाखूनों के निशान होते थे, काटने के निशान होते थे, मेरे पास तस्वीर हैं और मैं उसकी पिक्चर बना लेती थी कि ये निशान कैसे हैं। वो ब्लड के निशान पड़ गया होगा, फलां निशान पड़ गया होगा। मैं कहती थी कि मैं बीवी हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। अगर इसका जिस्मानी ताल्लुक भी किसी के साथ था तो इसने बीवी के साथ जो है वो क्या करना था? और ये कौन सा कोई सुपरमैन था जो इसके बारे में जो है वो लोगों को पता था कि ये क्या है? वो तो शादी के पहले दिनों में पता चल गया था कि ये क्या है। तो ये कैसे मुझ पर जो है वो दावा कर सकता है? मैंने तो जो है वो इसके कहने पे अपना डॉक्टर को चेकअप भी करवा लिया कि भाई शायद हो सकता है कि भाई मुझ में कोई प्रॉब्लम हो, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने खुद भी चेकअप करवा लिया। अभी तो 8 महीने गुजरे थे, 8 महीने में 6-7 महीने तो तू मुझे रुलाता रहा है, 6-7 महीने तो तू मेरे साथ लड़ता रहा है। यानी आपने अपनी घर बचाने के लिए मैक्सिमम जितनी कोशिशें कर सकती थी आपने की और फिर आप इस नतीजे पे पहुंची। एग्जैक्टली। यानी अब कोई बहुत ऐसे रास्ता नहीं है। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां बस मेरी इस आदमी से जान छूट गई है, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन मैं यकीन करें, मेरा आज भी मैं मर्दों की इज़्ज़त करती हूँ। ख़ानदानी नस्ली मर्द जो अपनी बीवियों की इज़्ज़त करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के या उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो अपनी बीवियों को इज़्ज़त नहीं देते या जो अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी के लिए खड़े नहीं हो सकते। बहुत बहुत बाकी सब मर्द मेरे लिए काबिल एहतराम। थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए।